नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा? कुधन शासन होगा, कुशाधन आसन होगा, या कुशधन आसन हो गया, या कुशाधन आसन होगा। तो कुशधन आसन, यह कुश एक प्रकार का घास होता है और कुशधन आसन बराबर कुशासन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर सी होगा, कुशधन आसन। कहीं कु का अर्थ बुरा के अर्थ में लिया जाता है, कु बुरा के अर्थ में लिया जाता है। तो कभी कभी बुरा है जो शासन, बुरा है जो शासन, तो बुरा क्या हो गया, उस शासन का गुण हो गया। तो समास पूछे तो कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास हो जाएगा। और कुशासन में कुशधन आसन कुशासन होगा। अब बुरा के अर्थ में लिया जाएगा तो कुशासन होगा, बुरा है जो शासन, कु प्लस शासन, बुरा शासन। तो अगर यह नहीं रहेगा, कुशधन आसन नहीं रहेगा, तो कुधन शासन कर दीजिएगा तो कुशासन हो जाएगा। लेकिन संधि विच्छेद के दृष्टिकोण से कुशधन आसन और आ मिल के आ बन गया है, प्लस आ मिल के बड़ा आ बन गया है। देखिए, कुश स में अ छुपा है और आ में आ है, दोनों मिल के दीर्घ संधि। तो इसमें संधि पूछेगा कि संधि कौन सा है, तो संधि दीर्घ संधि है। तो कुशासन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगर सी नहीं रहेगा तो फर्स्ट को लगा दीजिएगा। लेकिन इसमें कुशधन आसन है, तो संधि की विच्छेद के दृष्टिकोण से यही शुद्ध संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अतियु में संधि का प्रकार बताइए। यण संधि है कि दीर्घ संधि है कि व्यंजन संधि है कि वृद्धि संधि है? फटाफट आंसर कीजिए। तो अति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस ईव, अति प्लस ईव, अति। तो देखिए यहाँ पे छोटी ई प्लस बड़ी बराबर क्या हो गया है? बड़ी हो गया है, अति हो गया। तो इसमें दीर्घ संधि है। जब छोटा बड़ा ऊ आए, बड़ा ऊ आए, बड़ा आ आए और बड़ी ई आए, उसमें दीर्घ संधि होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। भरपेट, तो भरपेट, भर क्या है? एक अव्यय शब्द है। तो अव्यय और उपसर्ग जो आगे लगे होते हैं उसमें अव्ययीभाव समास होता है। तो यह तो राइट है। लेकिन जो गलत है वो पूछा है। राष्ट्रभक्त, राष्ट्रभक्त में तत्पुरुष समास है। देश निकाला, बहुव्रीहि समास। हुक्का पानी, हुक्का, हुक्का और पानी, हुक्का और पानी, इसमें तो द्वंद्व है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो देश निकाला, देश से निकाला, अपादान तत्पुरुष है। इसमें क्या है? अपादान तत्पुरुष है, न कि बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन नंबर यही गलत है। तो गलत पूछा है तो यही राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? महादेव में है कि पंचवटी में है कि ग्रंथ रत्न में है कि गृहागत में? तो महादेव में तो बहुव्रीहि है, महादेव में बहुव्रीहि
बहुव्रीहि है। पंचवटी में द्विगु समास है। पंचवटी में द्विगु समास है। संख्यावाची प्रथम पद होता है दुखु। ग्रंथ रत्न और गृहागत। फटाफट आंसर कीजिए कौन सा राइट होगा। तत्व गृह से आगत गृहागत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ग्रंथ रत्न में कर्मधारय समास है। रत्न के समान ग्रंथ। रत्न के समान ग्रंथ। इसमें गुण है प्रथम पद। ऑप्शन नंबर इसमें कर्मधारय समास है। कर्म पता नहीं लिखा क्यों नहीं रहे, वैसे समझ लीजिएगा कर्मधारय समास है। कभी कभी लिख नहीं रहा है, कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का योग है, वह कौन सा है। दुकान है कि दुनिया है कि दुबला है कि दुमदार है। फटाफट आंसर कीजिए। तो देखो दुनिया एक मूल शब्द है। दू को अलग कर देंगे। उपसर्ग क्या होता है, किसी भी मूल शब्द के आगे लगकर या अग्र में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तन कर दे। और प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, वह प्रत्यय कहलाता है। तो उपसर्ग दुनिया एक मूल शब्द है। दू को अलग कर दीजिए तो निया का कोई अर्थ नहीं निकलता है। दू को अर्थ कर दीजिए तो बला का कोई अर्थ नहीं। तो दुबला भी एक सार्थक शब्द है। और दुमदार यह भी एक सार्थक। तो दुकान इसमें उपसर्ग है। दू प्लस कान। तो कान एक मूल शब्द है। कान क्या है, एक मूल शब्द है जिसमें दू उपसर्ग लग के इसका अर्थ परिवर्तन कर दिया है। देखिए कान से क्या बन गया, दुकान बन गया। कितना ज़्यादा अर्थ परिवर्तन किया है ना, कैसे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर मन में कड़वाहट है तो होठों पर बोली गई मिठास नहीं फबती। वाक्य में कितने प्रत्यय हैं। एक है कि दो है कि तीन है कि चार है। देखिए अगर मन में कड़वाहट, तो वाक्य में कितने प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय तक्कड़ धन आहट करवाहट एक प्रत्यय हो गया। होठों पर बोली की मिठास, तो मिठास में आस प्रत्यय है। नहीं फलती अगर मन में कड़वाहट आहट है तो होठों पर बोली की मिठास नहीं फलती, तो फल धन ती फलती। तो इसमें तीन प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा है तो प्रत्यय किसी शब्द के, इसमें आस प्रत्यय है। एक में कड़वाहट आहट प्रत्यय है, आहट प्रत्यय है कड़वाहट में। एक में क्या है, मिठास में आस प्रत्यय है, मिठास में आस प्रत्यय है। अब फबती में ती प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, गलत पूछा है। नृत्य का नाच, हाँ नृत्य का तो नाच होता है। नृत्य तत्सम शब्द है, नाच तद्भव है। श्रृंगार सिंगार, चक्षु आँख, दधी दही, तो श्रृंगार तत्सम शब्द है, आ सिंगार यह तद्भव है। दधी तत्सम है, दही तद्भव है, तो तत्सम तद्भव का, लेकिन यह सी ऑप्शन गलत है। चक्षु का आँख नहीं होता है। चक्षु का आँख तद्भव शब्द चक्षु, अच्छी का आँख होता है। अच्छी का आँख होता है चक्षु। चक्षु भी वैसे आँख का पर्यायवाची ही है। अगर कहीं कहीं दूसरा ऑप्शन गलत है तो इसमें थोड़ा बहुत गलती है, लेकिन चक्षु मीन्स भी आँख होता है। तो वैसे पर्यायवाची के दृष्टिकोण से यह भी राइट है, लेकिन एक गलत निकालना है तो वैसे इसी को गलत मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से विदेशी शब्द बताइए। राष्ट्र है कि निरंतर है कि व्यक्ति है कि दौरान है।
फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। दौरान एक विदेशी शब्द है जो अरबी भाषा से लिया गया है। जो अरबी भाषा से लिया गया है। दौरान अरबी भाषा का और शब्द देखिए, मुकदमा है, अदालत है, औरत है, औरत, अदालत, मुकदमा, यह सब क्या है? अरबी भाषा के शब्द है। देखिए, औरत पहुंची अदालत में, अब मुकदमा दायर कर दी उसके दौरान। औरत अपने पति के औरत अदालत पहुंची मुकदमा करने के लिए उसके दौरान। देखिए, तीनों शब्द अरबी भाषा के याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? माथा है कि गाथा है कि हाथ है कि साथ है? फटाफट आंसर कीजिए। तत्सम शब्द पूछा है, तो हाथ का क्या हो गया? हो जाएगा तत्सम हस्त हो जाएगा। साथ का या गाथा है, माथा है, माथा का भी मस्तक हो जाएगा तत्सम। अब एक गाथा और साथ बचा है, फटाफट आंसर कीजिए कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गाथा शब्द इसमें तत्सम है। क्यों तत्सम है? तो अपभ्रंश का एक है, अपभ्रंश में गाथा या दोहा या दुहा को जैसे अपभ्रंश में माना जाता है मुख्य संत, उसमें प्रकृति भाषा में गाथा और गाहा को माना जाता है, इसीलिए गाथा एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? जवाबी बनेगा, उत्तर बनेगा, जवानी बनेगा कि जुराब बनेगा? तो जवाब से विशेषण जवाबी बनेगा कि यह हाजिर जवाबी है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। तो कमाऊँ, तो कमाना क्या है? कमाना से कमाऊँ बना है विशेषण। तो कमाना क्या है? एक क्रिया है, एक क्रिया है। ऊपरी क्या है? ऊपर से ऊपरी बना है, तो ऊपरी क्या है? एक स्थानवाचक प्रत्यय, स्थानवाचक अव्यय है। सुगंधित, सुगंध से सुगंधित बना है। और सुअक्कड़, फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। सुगंध से सुगंधित बना है, तो सुगंध क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है सुगंध। जबकि सुअक्कड़ क्या है? सुअक्कड़ अच्छा, सु मने अच्छा होता है, अक्कड़ मने कर्ण, तो अक्कड़ क्या है? एक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है। उक्त वाक्य में अकर्मक क्रिया है, कौन सा शब्द जोड़ने से यह सकर्मक बन जाएगी? रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है, तो यह एक अकर्मक क्रिया है। यह क्या है? एक अकर्मक क्रिया है, लेकिन कौन सा शब्द जोड़ देने से सकर्मक क्रिया बनेगा? ओढ़नी बनेगा कि समाचार पत्र बनेगा कि मेज बनेगा कि चुपचाप बनेगा? तो रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? तो समाचार पत्र पढ़ रही है। जब क्या कहेंगे, क्रिया से प्रश्न करेंगे कि क्या पढ़ रही है, तो समाचार पत्र पढ़ रही है। तो समाचार पत्र अगर लगा देंगे तो यह वाक्य अकर्मक से क्या हो जाएगा? सकर्मक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही कथन चुनिए।
क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो भाववाच्य कहलाता है। क्या क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो वह भाववाचक कहलाती है, या क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य कहलाती है? क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो वह कर्तृवाच्य कहलाती है। जब भाव की प्रधानता रहेगी तो कर्तृवाच्य कैसे कहलाएगी? भाववाच्य कहलाएगी ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सॉरी कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक कहीं और किए हैं और बता कहीं और रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? नहीं पूछा है। परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए। वह सदैव ही सत्य बोलता है। मैंने गुरु जी के दर्शन किए तो वह सदैव ही सत्य बोलता है। हमेशा कोई सत्य कैसे बोल सकता है? वह सदैव ही सत्य बोलता है। यही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस विकल्प में सभी शब्द पुत्र का पर्याय है? पर्यायवाची शब्द होता है। तनय, नंदन, अंगज, बल्लभ, तरुण, आत्मज, वश, प्रणेता। तो तरुण नहीं होगा, आत्मज होगा। तरुण जवान को कहते हैं तो यह भी गलत हो गया। वश तो पुत्र को कहते हैं लेकिन प्रणेता नहीं कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन। अंगज, बल्लभ, अंगज, अंग से जो जन्म लेता है अंगज, इसको भी पुत्र कहते हैं लेकिन बल्लभ को नहीं कहते। तनय और नंदन, वहीं पे तनया रहता तो यह पुत्री का पर्यायवाची हो जाता, लेकिन तनय है तो पुत्र, नंदन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा है। जगदीश, प्रभु, ईश, श्वान, श्वा, कुकुर, काकपाली, कोयल, कोकिला, सुग्गा, पीक, मधुप। तो देखिए नहीं पूछा है। तो देखिए जगदीश, प्रभु, ईश्वर, यह सब क्या होता है? यह सब भगवान के पर्यायवाची हैं। श्वान भी, श्वा भी, कुकुर भी, यह कुत्ते का पर्यायवाची शब्द है। काकल, कोयल, कोकिला, यह कोयल की पर्यायवाची है। लेकिन सुग्गा, पीक, पीक मीन्स क्या होता है? सुग्गा मीन्स क्या होता है? तोता होता है। सुग्गा मीन्स क्या होता है? तोता होता है। पीक मीन्स क्या होता है? पीक मीन्स कोयल होता है। पीक मीन्स क्या होता है? तो कोयल होता है। पीक मीन्स कोयल होता है। मधुप मीन्स मधुप मीन्स राजा होता है। तो यह सारा यही ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसी में पर्यायवाची शब्द नहीं मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म चयन कीजिए। अभ्यंतर का बाह्य होता है। अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, बाह्य प्रयत्न होते हैं। अथ का इति होता है। अथ माने शुरुआत करना किसी काम का, इति माने किसी काम का समापन करना। अर्पण, समर्पण, अस्त का उदय होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 17वां का अर्पण समर्पण तो बात एक ही हो गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक युग्म उपयुक्त विलोम शब्द का चयन नहीं हुआ है। नहीं पूछा है। क्या है? हास का बढ़त, श्रव्य का दृश्य, यह तो हुआ है। वक्र का ऋजु भी हुआ है। लघु का दीर्घ भी हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ह्रास का बढ़त नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरि का अर्थ नहीं है। नहीं पूछा है। तो हरि मीन्स विष्णु होता है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का सर्प मीन्स भी हरि होता है, सूर्य मीन्स भी हरि होता है, लेकिन दूध मीन्स हरि नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
देखिए विष्णु, सर्प, सूर्य, बानर, बानर मीन्स बिहारी होता है। इंद्र मीन्स बिहारी होता है। इंद्र मीन्स बिहारी होता है। मेढक मीन्स बिहारी होता है। मेढक मीन्स बिहारी होता है। ये अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द को देख लीजिए। पानी मीन्स बिहारी होता है। पानी मीन्स बिहारी होता है। तो यह सब विष्णु के समानार्थी शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द तो अलग अलग रहता है। एक ही व्यक्ति का अनेकों नाम को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। लेकिन एक ही शब्द का अर्थ कितने प्रकार से निकल रहा है उसको समानार्थी शब्द कहते हैं। तो हरि का इतने सारे समानार्थी शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी गलत पूछा है। प्रशंसा के बहाने निंदा करना, यह ब्याज निंदा। यह अलंकार का एक प्रकार है। क्या होता है? अलंकार का एक प्रकार है कि ब्याज निंदा और ब्याज स्तुति। यह क्या होता है कि प्रशंसा के बहाने किसी अगर कोई पंक्ति रहेगा और प्रशंसा के बहाने उसमें निंदा का भाव प्रकट होगा तो उसमें ब्याज निंदा अलंकार रहेगा। और जिसमें निंदा के बहाने किसी व्यक्ति का प्रशंसा करते हैं कि वह थोड़ा उसका आदत खराब है लेकिन वैसे आदमी बहुत अच्छा है। उस आदमी का थोड़ी सी आदत खराब है लेकिन वह आदमी बहुत अच्छा है। तो इसमें निंदा के बहाने क्या हो गया? प्रशंसा हो गया। पहले निंदा की गई कि उसकी आदत खराब है और बाद में प्रशंसा कर गई तो ब्याज स्तुति अलंकार हो गया। अब प्रशंसा के बहाने वह बड़ा अच्छा काम है करता है, वह प्रधानमंत्री बड़ा अच्छा काम करता है लेकिन धन को बहुत लूटता है, तो वह क्या हो गया? ब्याज निंदा अलंकार हो गया। तो ये तो अलंकार का पर्यायवाची है, तो ये तो सही है। जिसने ऋण चुका दिया है वो उत्तम ऋण उऋण होता है। उसे क्या कहेंगे? उ ऋण कहेंगे। उ ऋण। जिसने कर्जा चुका दिया उन्हें क्या कहेंगे? ऋण चुका दिए उ ऋण कहेंगे। पर्वत का निचला भाग को उपत्यका कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बी ही असंगत विकल्प है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? नहीं पूछा है। जहाँ कोई विघ्न न हो, निर्विघ्न। इसमें भी गलत ऑप्शन ही चूज करना है। फटाफट आंसर कीजिए। जिसे जीतना आसान हो, दुर्जेय। जो आसानी से दिखाई न पड़े, दुर्लक्ष्य। जो ज़्यादा दीर्घ न हो, नाति दीर्घ। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन में इसमें सार्थक नहीं है, उसका अर्थ सही नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए। इसमें भी गलत बताना है। रोड़ है, बड़ाई है, सोडा है कि बूढ़ा है? तो सोडा नहीं होता है, मीठा सोडा होता है। मीठा सोडा होता है। यहाँ बिंदी लग गई है। द्विगुण व्यंजन नहीं रहेगा, यह सोडा रहेगा, मीठा सोडा। आप लोगों के घर में यूज होता है ना मीठा सोडा, तो यह सोडा रहेगा, न कि सोडा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, शुद्ध शब्दों के युग्म है। मिष्ठान व मैथिली शरण। कौन सा शुद्ध है? मिष्ठान व मैथिली शरण। मिष्ठान व मैथिली शरण। मिठान व मैथिली शरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मिष्ठान को ऐसे वर्तनी शुद्धि में लिखेंगे और मैथिली शरण ऐसे लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंठ तालु वर्ण कौन से हैं? ऊ और ऊ हैं कि र और श हैं कि ए और ए हैं? तो ऊ। फटाफट आंसर कीजिए। उपध्वनि माम ओष्ठव, यह ओष्ठ वर्ण है। यह क्या है? ओष्ठ है। ऋतु रसानम मूर्धा, यह मूर्धा व्यंजन है। ए दयितव कंठ तालु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
ए दैतौ कंठ तालु और ओ दैतौ कंठ ओष्ठौ। ओ आ यह क्या है? कंठ है। ए दैतौ आ क्या है? अकारस्थ। या ओ और ओ रहता है तो कंठ ओष्ठ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसमें ए दैतौ कंठ तालु, तो कंठ तालु वर्ण क्या है? ए और ए है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो क तो स्पर्श व्यंजन है, र है, र क्या है? रवि, यर, लव, स। यह क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। यह अंतस्थ व्यंजन है, ये भी गलत हो गया। क च प द, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 25 का सी राइट आंसर। इसमें क से म तक, क से म तक यह वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक काग्यो मावसादे न स्पर्शा। अगर यह सूत्र आपको याद होगा, काग्यो दमसादे न स्पर्शा, क से म तक के वर्ण को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ह या र स, इसमें ऊष्म व्यंजन भी है और मूर्धन्य व्यंजन भी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अल्पविराम, पूर्ण विराम, उपविराम, विवरण चिन्ह या उपविराम। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 26 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मैं घर जाता हूँ, तो पूर्ण विराम करते हैं ना, किसी वाक्य की समाप्ति के बाद क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। वाक्य में मैं पढ़ूंगा क्या है? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है कि इनमें से कोई नहीं? तो राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो कहने वाला कौन है? राम है। तो राम क्या है? कर्ता है। और कर्ता क्या है? किसी का नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, संज्ञा उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, संज्ञा उपवाक्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, या सीमा और रीमा बहनें। फटाफट आंसर कीजिए। इसमें से सर्वनाम का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो देखिए, आज बरसात होगी, इसमें सर्वनाम नहीं है। मैं कल, तो यह क्या है? मैं क्या है? कर्ता है। कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो कर्ता के स्थान पर ही, संज्ञा के स्थान पर भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो यह संज्ञा है मैं। तो यह मैं क्या है? एक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है संज्ञा के स्थान पर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो निजवाचक सर्वनाम हम अपने के लिए, निज के लिए, खुद के लिए प्रयोग करते हैं। तो खुद है, हम है, निज है। फटाफट आंसर कीजिए, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप, हम अपने आप, मैं अपने आप अपना काम कर लूँगा। तो जब कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है किसी सर्वनाम का, तो वह क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। हम हो क्या हो गया? हम सबके लिए प्रयोग कर रहा है, तो वहाँ पे एक ग्रुप के लिए प्रयोग कर रहा है, इसीलिए हम क्या है? निजवाचक सर्वनाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से अव्यय शब्द छांटिए। अव्यय क्या है? प्राचीन है, मोटा है, गरीब है और है। तो प्राचीन क्या है? यह अव्यय शब्द नहीं है, यह संज्ञा शब्द है। मोटा क्या है? विशेषण है। मोटा क्या है? विशेषण है। गरीब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो अव्यय शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अव्यय शब्द
क्या है? और है। तो और क्या है? एक समुच्चय बोधक अव्यय है। एक समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि जब दो उपवाक्यों को जोड़कर एक प्रधान उपवाक्य बन जाता है, दो उपवाक्यों को जोड़ने का जो काम करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। काली गाय घास चर रही है, मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तुम भी जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 31 का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में किस वाक्य में जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है तो तुम जी जान लगा कर पढ़ रहे हो, यह क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन से शब्द विकल्प स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं पूछा है। पंजाबी नहीं है, बंगाली, सप्ताह, महीना, आँख, नाक, यंगा, यमुना। तो सप्ताह और महीनों को क्या करते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानी का पुल्लिंग बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ज्ञानवान होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन शब्द है। प्राण है, दर्शन है, होठ है। तो यह तीनों तो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जबकि तेल कोई भी द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदी में ने पर सर्ग का प्रयोग किस स्थिति में होता है? सदैव कर्ता के साथ, भूतकाल के सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ, या भविष्य काल के कर्ता के साथ, या वर्तमान काल की क्रिया और कर्ता के होने पर। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 35 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ बता रहा हो। आँख का अंधा, गांठ का पूरा। अच्छा व्यक्ति, मूर्ख धनी, सोच समझ कर करना, या कठोर व्यक्ति। तो जो मूर्ख भी है और धनी है, तो आँख का अंधा भी है और गांठ का पूरा भी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, हा रघुवीर देव रघुराया, के अपराध बिसारे हुदाया। हा रघुवीर देव रघुराया, के अपराध बिसारे हुदाया। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, करुण रस है कि शांत रस है? तो पढ़ने पर तो करुणा की भाव आ रही है कि सीता जी कह रही हैं कि हे रघुवीर, हे रघुराया, मैं कौन सा अपराध की हूँ कि मुझे बिसार दिए या मुझे छोड़ दिए। तो इसमें क्या है? इसमें करुणा की भाव है, लेकिन करुण रस नहीं है, वियोग श्रृंगार है। जब नायक नायिका दुखी रहते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो वहाँ पे जो पंक्तियाँ लिखी जाती है उस प्रकार की, वहाँ पे उस पंक्ति में वियोग श्रृंगार पाया जाता है। और जहाँ पे नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ पे संयोग श्रृंगार आता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाला छंद का नाम बताइए। तो सोरठा होता है। दोहा क्या होता है? 13 और 11 पर यति होता है। 13 और 11 मिलके 24 मात्राओं का होता है। तो दोहा और सोरठा दोनों में 24 रहता है, लेकिन सोरठा में क्या रहता है? 11 और 13 पर यति होता है। और चौपाई में 16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में, चौपाई में 4 चरण होता है। 4 चरण होता है, पता है नहीं ये लिखा क्यों नहीं। 4 चरण होता है चौपाई में, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर हरिगिटी मक्का में
28 मात्राओं वाला छंद होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो सो, सुख, सुलभ, सुलभ। तो देखिए स की आवृत्ति बार बार हुई है, तो जब किसी पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और वो भी अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है? अनुप्रास अलंकार के 6 भेद होते हैं और उसमें वृत्त्यानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है अलंकार का भेद। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, कृष्ण गीतावली की रचना किसने की? मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास या नंददास? तो तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली की रचना की, जबकि मीराबाई ने नरसिंह जी का मायरा लिखा, नरसिंह जी का मायरा लिखा। सूरदास ने सूरसागर की रचना की। नंददास ने रास पंचाध्यायी लिखा, रास पंचाध्यायी लिखा, रास पंचाध्यायी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, अग्निपथ किसकी रचना है? तो कर शपथ, कर्थ शपथ, अग्निपथ हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है और यह हालाबाद के कवि माने जाते हैं। हालाबाद के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो राजा राममोहन ने सुझाया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को। तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की दर्जा प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 44 है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? पिता पुत्र को, शुभाशीष, प्रिय पुत्र या आपका शुभाकांक्षी? तब प्रिय पुत्र भी कहते हैं, लेकिन प्रिय पुत्र क्या कहते हैं, किसमें कहते हैं कि एक होता है, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्रों में प्रिय पुत्र कहते हैं, लेकिन अनौपचारिक पत्रों में शुभाशीष लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। आशा है आपको यह सेशन पसंद आए। अगर सेशन पसंद आया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम रोज़ाना प्रत्येक भर्ती परीक्षाओं की दृष्टिकोण से यह व्याकरण का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके हाजिर होते हैं, जो आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी प्रश्नों को शामिल करते हैं। और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है, आपसे ही हम हैं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।